गुड आफ्टरनून बच्चों। आपने जैसा देखा कि हम पिछले वाले वीडियो में आपको रक्षा युक्तियों के प्रकार के बारे में बता रहे थे। हमने दो प्रकार के बारे में आपको बताया था, दो प्रकार के बारे में बताया था। पहला हमने जो है आपको उदात्तीकरण बताया था और दूसरा आपको दमन बताया था। तो रक्षा युक्तियाँ हमने बताया था निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रक्षा युक्तियाँ क्या हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो निम्नलिखित प्रकार में अभी कुछ प्रकार ऐसे बाकी रह गए थे जो आपके सिलेबस में अक्सर पूछे जाते हैं और प्रश्न इससे आते हैं, तो इसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हमारा तीसरा जो रक्षा युक्तियाँ हैं, मनोरचना है, वो कौन सा है? वो है समन। समन के बारे में हम बात करेंगे कि समन है क्या। इसको अगर हम उदाहरण तौर पर लेंगे, उदाहरण के रूप में भी हम आपको बताते हैं। पहले आप जान लीजिए कि समन है क्या। समन वह मनोरचना या वह मानसिक मनोरचना है जिसके द्वारा व्यक्ति दुखद तथा कष्टकारी और घटनाओं, इच्छाओं और विचारों को चेतना से जानबूझकर निकाल देता है। इसके कहने का तात्पर्य क्या है? समन के कहने का तात्पर्य क्या है कि समन वह मानसिक मनोरचना है जिसके द्वारा व्यक्ति दुखद तथा कष्टकारी घटनाओं, इच्छाओं और विचारों को चेतना से जानबूझकर अलग कर देता है। तो उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सुबह सुबह किसी से हमारा झड़प हो जाता है या झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मन को बहुत बुरा लगता है, खराब लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद, 2-4-5 मिनट के बाद हम क्या करते हैं कि उस दुखद घटना को अपनी चेतना से अलग करना पड़ता है। तो ये समन कहलाता। जब हम अपने विचारों को, घटनाओं को, इच्छाओं को इस चीज़ से जानबूझ कर निकाल देते हैं, चलो जो हुआ सो हो गया, तो छोड़ो, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं करना है, तो वो हमारा समन कहलाता है। जो है इसके वजह से या किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो उसको हम वहीं पर छोड़ देते हैं और उसको हम भूल जाते हैं, उसके बारे में किसी भी प्रकार की हम चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरा क्या है? प्रतिगमन। हम चौथा अगर मनोरचना के बारे में बात करेंगे तो चौथा क्या है हमारा? प्रतिगमन है। प्रतिगमन में क्या है कि इसमें ईगो को बनाए रखने के लिए, मतलब अचेतन को बनाए रखने के लिए तथा दबावपूर्ण परिस्थितियों को दूर करने के लिए जब व्यक्ति अपने से कम परिपक्व प्रति उत्तरों की सहायता लेता है तो वह प्रक्रिया क्या है? हमारा प्रतिगमन कहलाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी जो है इस मनोरचना में व्यक्ति अपने से कम उम्र के व्यक्तियों का व्यवहार अपनाता है। कम उम्र के व्यक्तियों का व्यवहार, जैसे कोई व्यक्ति है, उम्रदार है, उसकी उम्र थोड़ा बड़ी है, तो वो क्या करता है कि दूसरे कम उम्र के बच्चों के तरह हाव भाव उसका अपनाता है। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, विवाहित व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाना, विवाहित व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाना, झगड़े के पश्चात जो है वो क्या करते हैं? फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं और आज मतलब ऐसी क्रियाएं करते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया उनके द्वारा होता है, तो वो हमारा जो है प्रतिगमन कहलाता है। कुल मिलाकर क्या है कि इसमें उन व्यक्तियों के जो कम परिपक्व हो प्रति उत्तरों की सहायता लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति क्या करता है कि कुछ सामने वाले से कह नहीं पाता है और जब कह नहीं पाता, लड़ाई होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रक्रिया हैं, दोनों के बीच के बातचीत का जो विचार है वो नहीं मिल पाता है, तो उसमें कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि उसे बहुत कष्टकारी और दुखकारी जो है भावनाओं को व्यक्त करना पड़ता है। तो वो हमारा जो है प्रतिगमन कहलाता है। ठीक।
आगे हम तीसरे की बात 5वें में है औचित्य स्थापना। क्या है हमारा 5वां मनोरचना? क्या है? औचित्य स्थापना। औचित्य स्थापना के बारे में बात करेंगे। ये भी एक मनोरचना ही है, मानसिक मनोरचना है, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, हमने समन और प्रतिगमन के बारे में बात किया। तो 5वां हमारा कौन सा है? 5वां हमारा औचित्य स्थापना है। ये भी एक रक्षा युक्तियों के प्रकार में इसकी भी गणना होती है कि इसके माध्यम से क्या होता है कि इस मनोरचना में व्यक्ति अपनी बात को उचित ठहराने के लिए झूठे कारण तथा प्रतिक्रियाएं देता है। हाँ, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं। जैसे उदाहरण क्या हुआ, कोई व्यक्ति या कोई छात्र कभी पढ़ने में मन नहीं लगाता है, नहीं पढ़ता है और किसी भी विषय में फेल हो जाता है या पास नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि झूठा कारण लगाता है, कई ऐसे कारण बताता है, ऐसी प्रतिक्रिया करता है कि जिससे कि व्यक्ति यह समझ सके कि ये जो कह रहा है बिल्कुल सही है। जैसे न पास होने का कारण टीचर के ऊपर, शिक्षक के ऊपर जो है आरोप लगाना कि हमारे इस विषय में हम इसलिए फेल हो गए कि टीचर हमको अच्छे से इस विषय में पढ़ाते नहीं थे, समझाते नहीं थे और जो है इनका भाषा मुझे नहीं समझ में आता था। तो उचित बात को ठहराता, झूठ कारण सब प्रतिक्रियाएं जो है सारा जो आरोप होता है खुद पर न लगाकर कि हाँ मेरी कमी क्या है, हम किस कमी के कारण जो है फेल हो गए, हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से हमारे अंदर जो है हम फेल हो गए हैं। तो वो कमी खुद पर लागू नहीं करके दूसरे के ऊपर, मतलब शिक्षक के ऊपर आरोप लगाने वाला यह एक मनोरचना है, औचित्य स्थापना इसको बोलते हैं। ऐसे भी आपको विद्यालय में और जो है किसी भी स्तर पर कुछ न कुछ किसी कारण ऐसे व्यक्ति देखने को आपको मिलते हैं समाज में। ये व्यक्ति हमेशा अपनी बातों को ही उचित ढंग से ठहराने के लिए दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, उसमें अपनी कमी छुपा ले जाते हैं, अपनी कमियों को नहीं दर्शाते हैं बल्कि दूसरे की कमी को उचित ढंग से बताते हैं कि इन्हीं के कारण हमारे साथ ऐसा हो गया। अगर हमें शिक्षक अच्छे से पढ़ाए होते तो हम नहीं फेल होते, शिक्षक हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है इसलिए हम इस विषय में फेल हो गए, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। और दूसरा हमारा 6वां क्या है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या है? ये भी मनोरचना के ही अंतर्गत आता है। इसके द्वारा व्यक्ति दोषों तथा कमियों को दूसरों पर आरोपित करके सुख का अनुभव करता है। इसमें एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे कि आप ये देखते हैं कि व्यक्ति इस विचारधारा की अगर व्यक्ति आपको देखने को समाज में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी दोष अपनी कमी को दूसरों पर आरोपित कर देते हैं। वो कभी अपने आप पर आरोप नहीं लेते हैं। उनकी जैसे किसी बात को लेकर समाज में या परिवार में उनका दोष है, कमी है, तो वो कमी और दोष अपने ऊपर न लेकर दूसरे के ऊपर आरोपित कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुख का अनुभव करते हैं। तो ऐसे मनोरचना वाले भी व्यक्ति होते हैं। कुल मिलाकर जैसे हम देखें कि अपनी कमी में व्यक्ति इच्छाओं को स्वीकार न करके दूसरे के व्यक्तियों के ऊपर आरोपित कर देता है। जैसे मान लीजिए टेनिस खेलने में हारने वाला खिलाड़ी जो कि नशेबाज है, कहे कि वह गेंद अच्छे से नहीं देती। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति है खेल रहा है, उसमें वो अपने नशे में धुत है या नशा कर रहा है और नशे की वजह से वो अपनी कमी को नहीं बल्कि सामने वाले की कमी को
दिखाता है कि तुम अच्छे से बॉल नहीं दे रहे हो, तुम अच्छे से खेल नहीं रहे हो हमारे साथ। तो इस दूसरे की कमी को जो है दोषों को आरोपित करके और अपने क्या करता है, सुख का अनुभव करता है। तो ऐसे भी समाज में मनोरचना वाले व्यक्ति आपको मिलते हैं। अब हम आपको सातवां बता दें, अंतःक्षेपण है, ये भी एक मनोरचना है। क्या है? अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण के बारे में बात करेंगे कि अंतःक्षेपण क्या है। ये भी मनोरचना के ही अंतर्गत आता है। इस मनोरचना में व्यक्ति अपनी और क्रियाओं के बीच जो है सम्मिलित अपनी वातावरण के गुणों के बीच अपने व्यक्तित्व को सम्मिलित करता है और साथ ही साथ तब व्यक्ति की वह प्रवृत्ति अंतःक्षेपण प्रवृत्ति कही जाती है। जैसे आप मान लीजिए, जब व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। अंतःक्षेपण का मतलब क्या होता है? अंतःक्षेपण अंतःक्षेपण के बारे में हम बात कर रहे हैं। अंतःक्षेपण ये भी एक मनोरचना है। अंतःक्षेपण में क्या होता है? इस मनोरचना के अंतर्गत इस मनोरचना के अंतर्गत व्यक्ति अपने गुणों को वातावरण के गुणों को अंतर्गत व्यक्ति अपने वातावरण में गुणों को व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। सम्मिलित कर लेता है। ये प्रवृत्ति अंतःक्षेपण कहलाती है। यह प्रवृत्ति अंतःक्षेपण कहलाती है। अंतःक्षेपण कहलाती है। अंतःक्षेपण कहलाती है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि किसी दूसरे के दुख में दुखी होकर उसके जैसा अनुभव करने लगना ही अंतःक्षेपण कहलाता है। जैसे कि इस मनोरचना के अंतर्गत व्यक्ति अपने वातावरण में गुणों को व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। ये प्रवृत्ति अंतःक्षेपण कहलाता है। जैसे किसी दूसरे के दुख को देखकर उस दुख को अपना लेना ही हमारा अंतःक्षेपण कहलाता है। जैसे किसी की मां अगर नहीं है, खत्म हो जाती हैं, उस चीज़ से लोग दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो लोग क्या होता है कि समाज में हैं तो वहाँ सामाजिक तौर पर जाएंगे
उस वातावरण में क्या करेंगे, उसके साथ समायोजन करेंगे, उसके दुख के साथ समायोजन करेंगे और उसके दुख को अपना दुख समझेंगे और उसका दुख जो है एक दूसरे से बांटने का जो है प्रयास करते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अंतःक्षेपण कहलाता है। तो इसमें दूसरे के दुख से दुखी हो जाना ही हमारा अंतःक्षेपण होता है। अब हम बात करेंगे आत्मीकरण के बारे में कि आत्मीकरण क्या है। आत्मीकरण आत्मीकरण के बारे में बात करेंगे। हमारा है 8वां आत्मीकरण। आत्मीकरण के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि किसी जो है इस मनोरचना में व्यक्ति इस मनोरचना में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों का अवलोकन करके आत्मसात करना, दूसरे व्यक्ति के गुणों को देखकर आत्मसात करना, आत्मसात कर लेना आत्मीकरण कहलाता है। आत्मीकरण कहलाता है। आत्मीकरण कहलाता है। इसमें क्या है कि इस मनोरचना में किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों को देखकर आत्मसात कर लेना आत्मीकरण कहलाता है। जैसे ले लीजिए कि जिसमें व्यक्ति अपने ईगो या व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्ति के ढांचे में ढालने की कोशिश करता है। जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर अवलोकन करते हैं, उसका व्यवहार मुझे, उसका एटीट्यूड, उसकी सारी एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उस एक्टिविटीज़ को या उसके व्यवहार को देखकर खुद में आत्मसात कर लेते हैं, हम भी उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारा आत्मीकरण कहलाता है। ऐसे भी समाज में व्यक्ति हमको देखने को मिलते हैं कि दूसरे के गुणों को, दूसरे के व्यवहार को देखकर आत्मसात करना, आत्मसात करके उसमें ढलने की कोशिश करना, उसकी तरह बनना, ये हमारा आत्मीकरण कहलाता है। अब हमारा लास्ट है विस्थापन के बारे में बात करेंगे। विस्थापन ये लास्ट प्रकार है मनोरचना के या रक्षा युक्तियाँ के लास्ट प्रकार हैं। आपके लास्ट प्रकार हैं विस्थापन, इस मनोरचना के अंतर्गत इस मनोरचना में व्यक्ति
ये रक्षा युक्तियों में आप लोगों ने देखा कि ये लास्ट जो है और प्रकार है विस्थापन। नौवां हमने बताया, ये नौवां है आपका विस्थापन। इस मनोरचना में व्यक्ति अपने संवेग, विचार एवं इच्छाओं को उन व्यक्तियों या पदार्थों जिसमें वह मौखिक रूप से क्या होता है, उससे संबंधित होता है या होते हैं, से हटकर अन्य व्यक्तियों अथवा पदार्थों पर स्थानांतरित कर देता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। वह विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो अपने संवेग और विचार एवं इच्छा को उन व्यक्तियों से संबंधित तो होते हैं मौखिक रूप से, लेकिन अगर उन्हें उसे बदलना होता, उसमें परिवर्तन ले आना, तो अन्य व्यक्तियों तथा पदार्थों पर वो क्या करते हैं, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो हमारी प्रक्रिया क्या होती है, विस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। इस वजह से हम इसको विस्थापन या रक्षा युक्तियाँ मानते हैं कि व्यक्ति दूसरे को देखकर या मौखिक रूप से अन्य व्यक्तियों में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है या अन्य ट्रांसफर कर लेता है खुद को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को। तो उसमें किसी भी प्रकार की उन्हें दुखद या किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, जिससे कि किसी भी चीज़ को उन्हें देखकर जो है बहुत अजीब सा हो, फीलिंग हो उनकी, तो ये इस प्रकार की मनोरचना उनके अंदर नहीं होती। वह उसमें क्या होती है कि एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, ये टॉपिक आज आपका समाप्त हो गया, ये टॉपिक आपका समाप्त होने जा रहा है। अब आपका आएगा जो, जैसा आपने देखा कि हम पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर समाप्त कर दिए, अब हम तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो तीसरे चैप्टर में आपका जो है व्यक्तित्व भिन्नताएं हैं, कल्पना है और चिंतन है और तर्क विकास है। मतलब हम इतनी सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन करेंगे कि व्यक्तित्व भिन्नताएं, उनकी कल्पना और चिंतन के बारे में और तर्क विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तित्व भिन्नताओं के बारे में आज चर्चा करेंगे कि ये व्यक्तित्व भिन्नता है क्या, कहाँ से मतलब ये शब्द आया, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम व्यक्तित्व भिन्नताओं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में मनुष्य क्या है कि मनुष्य के व्यक्तिगत के वे सभी पक्ष या सभी पहलू आ जाते हैं जिसको न किसी प्रकार से मापा जा सकता है। जैसे पहला मतलब ले लीजिए, इस प्रकार के पहलू अनेकों हो सकते हैं, जैसे परिवर्तन ले लीजिए, शीलता ले लीजिए, समानता ले लीजिए और आनुवांशिकता ले लीजिए, वातावरण ले लीजिए। ये परस्पर सभी चीज़ों को हम बताएं ना कि इसमें व्यक्ति के सभी पहलुओं का जो है भिन्नताओं के अंतर्गत देखा जाता है। इसमें एक चीज़ नहीं है कि आप एक ही चीज़ अलग हो सकती है, नहीं, कई चीज़ें हैं, कई ऐसी जो है विचार हैं, उसमें सामान्यताएं हैं, शीतलता है, लक्षण है, ये सब का परिवर्तन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हमें देखने को मिलता है। सभी व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकते हैं, वह कहीं न कहीं शारीरिक रूप से उनकी बनावट में अंतर होगा, क्योंकि आप ले लीजिए एक ही माँ के 4 बच्चे होते हैं, लेकिन चारों बच्चों की जो बनावट होती है, शारीरिक बनावट होती है, मानसिक विचार होते हैं, उनकी भावनाएं और उनके कार्य, उनके लक्षण, उनका विकास या उनके अंदर का व्यवहार, सब चीज़ क्या होते हैं कि सभी एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। कभी एक जैसा किसी का जो है व्यवहार नहीं हो सकता है।
हाँ, अपवाद में कभी कभी मिल सकता है, लेकिन भिन्नता कहीं न कहीं हमें भिन्नता उस प्राणी में एक दूसरे को देखने को मिलता है। एक दूसरे में भिन्नता ही हमारी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। इस भिन्नता में ही हमें उनके भाषा, विचार और उनके लक्षण आदि चीज़ों को हमें देखने को मिलती है कि इनके दूसरे व्यक्ति से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे ले लीजिए शारीरिक रचना, बुद्धि, अब बुद्धि हो गई, रचना हो गया, शारीरिक रचना हो गई, बुद्धि हो गई, रुचि हो गई, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना ही व्यक्तित्व भिन्नता कहलाती है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की मापा जाता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, चाहे वह शारीरिक बनावट रचना हो, चाहे वह उनका विचार हो, रुचि हो, इच्छा हो, बुद्धि हो, उनके व्यक्तित्व हो, इन सब में एक दूसरे से क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिक भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं। जैसे शिक्षण में अनेक प्रकार की समस्याएं जो है बालकों के व्यक्तिगत भेद उत्पन्न कर देती हैं। जैसे हम शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है कि कई बालक उसमें बैठे होते हैं, एक जैसे बालक तो बैठेंगे नहीं, सभी बालक जो है एक साथ एक कमरे में बैठते हैं। वहाँ जब शिक्षण प्रक्रिया होती है तो उनमें समस्याएं, कई बालकों को कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो किसी को चैप्टर का नाम नहीं समझ में आता है, किसी को पढ़ने में कठिनाई होती है, अध्यापक के किस कक्षा में किस प्रणाली से पढ़ाए कि सभी बालक समान रूप से, जैसे सभी शिक्षक के यही है ना कि जहाँ 10 बच्चे हों, शिक्षक का कर्तव्य होता है कि 10 बच्चों को अगर वह शिक्षण प्रक्रिया में पढ़ा रहा होता है तो उस बालक में समान रूप से लाभ उठा सके। जैसे कि सभी व्यक्ति की रुचि, उसकी बुद्धि एक जैसी तो हो नहीं सकती है, सबके समझने की जो क्षमता होगी वो अलग अलग होगा, तो उसको ही कहा जाता है कि व्यक्ति भिन्नता। टीचर तो एक ही होगा, लेकिन वहाँ बैठने वाले जो बच्चे होंगे उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी शारीरिक क्षमता और उनकी जो है भाषा शैली, ये सब में इच्छाओं, इन सब में क्या हो गई कि व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। तो स्वयं क्या करते हैं कि शिक्षक को ये चाहिए कि इन सब का लाभ उन्हें उठाना चाहिए, जिससे कि पता चले कि किसकी बुद्धि और किसकी रुचि किस तरफ जा रही है, क्या कार्य कर रही है। तो इस चीज़ का गणना, इस चीज़ की जानकारी शिक्षक को हो जाता है। इसलिए इसको जो है अलग अलग रूप से मनोवैज्ञानिकों ने इसके प्रकार बताए हैं कि इन प्रकारों के माध्यम से व्यक्ति जो है व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब हम व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रकार के माध्यम से जाने जाएंगे कि कितने मतलब कि अलग अलग जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो कैसे हैं। जैसे हम ले लेते हैं शारीरिक रूप से भिन्नता, मानसिक रूप से भिन्नता, बौद्धिक रूप से भिन्नता। तो इन सब का मतलब एक अलग सा प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने की क्षमता का विकास करता है और इस प्रकार जो है व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। अब मैं जो है व्यक्तित्व भिन्नताओं के प्रकार के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसके बारे में समझाएंगे कि कितने प्रकार से व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बुद्धिहीन प्राणियों की क्रियाओं में बहुत कुछ समानता पाई जाती है, बहुत कुछ समानता पाई जाती है।
क्योंकि उनकी समस्त क्रियाएं अनुकरण तथा मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परंतु मनुष्य में जो भिन्नताएं देखने को मिलती है उसको मूल प्रवृत्ति के आधार पर और शारीरिक रूप से हम वो भिन्नताएं जो है अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पहला प्रकार पढ़ेंगे शारीरिक बनावट या शारीरिक रूप से। पहला क्या है? शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता हम देखेंगे, इसके माध्यम से शरीर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि लिंगीय भेद के बारे में बात करेंगे कि इनमें अंतर होता है शारीरिक रूप से। जैसे शारीरिक रूप से ले लीजिए तो ये भेद हम अलग न हो लेकर शारीरिक भेदों के जो है अंतर्गत ही ले रहे हैं। इस दृष्टि में हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष इन दोनों के बनावट में अंतर पाया जाता है और इनके जो है इनके आधार पर ही जो है बालक बालिका, स्त्री पुरुष, वृद्ध जो है कई मतलब इन सब चीज़ों में जो है अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे शारीरिक रूप से हम बालक बालिकाएं जब तक बच्चे हैं, शैशवावस्था में हैं, धीरे धीरे उनका डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि शरीर की जो बनावट है उसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, भिन्नता, अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। और सभी की जो शारीरिक बनावट होती है वो एक जैसा नहीं होती है। सब अपने एक स्तर पर पहुंचकर उनकी बनावट में धीरे धीरे क्या होती है, बदलाव आता रहता है। उस बदलाव को ही हम भिन्नता बोलते हैं, एक दूसरे से अलग। हमने कहा ना कि एक दूसरे से कोई चीज़ मैच नहीं करता है, उसी को हम भिन्नता बोलते हैं। चाहे वह विचार हो, चाहे संवेग हो, चाहे उनकी मूल प्रवृत्ति हो, शारीरिक बनावट हो। तो शारीरिक बनावट में आँख, हाथ, मुंह, नाक, हम बाहरी आवरण की बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति के एक दूसरे से अलग है, कोई एक जैसे बनावट शरीर का नहीं होता है, उसी को हम शारीरिक भिन्नता बोलते हैं। स्त्री पुरुष हैं, बालक बालिकाएं हैं, वृद्ध और वृद्धि जो है वृद्धा हैं, आदि भेद देखने को मिलती है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि बालक या बालिकाओं आदि में उनकी आयु, वजन, कद, रंग, रूप, ये सब हमें जो है देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह शारीरिक भिन्नता है। अब हम बौद्धिक भिन्नता के बारे में बात करेंगे कि बौद्धिक भिन्नताएं क्या हैं। किसी के अंग विशेष, दूसरा हमारी भिन्नताएं क्या हैं, बौद्धिक भिन्नताएं। इस भिन्नताएं के बारे में बात करेंगे। बौद्धिक भिन्नताएं, बौद्धिक भिन्नताएं बौद्धिक भिन्नताएं ये मानसिक रूप से कहा जा सकता है कि ये अलग होते हैं। बौद्धिक दृष्टि से भी सभी लोग क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इनकी भी व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति समान नहीं हो सकते, इनमें भी अलग अलग विचार पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसी के अनुसार वह जो है कार्य करने की इनकी क्षमता होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से, इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता होती है उसमें भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि सभी का समान बौद्धिक क्षमता नहीं हो सकती है, चाहे वह कार्य करने का हो, चाहे वह विचारधारा हो,
किसी विषय पर सोचने समझने की क्षमता हो, तो उस दृष्टि से क्या कह सकते हैं कि बौद्धिक भिन्नताएं भी एक समान नहीं होती हैं। ये दोनों बौद्धिक भिन्नताएं भी अलग अलग होती हैं सभी व्यक्ति की। इसमें क्या होता है कि एक ही माता पिता के सभी बच्चे और या तक कि जुड़वा बच्चे को हम ले लेते हैं, तो उनकी भी जो बौद्धिक भिन्नताएं हैं वो भी अलग ही होता है, एक जैसा विचार उनका भी नहीं होता है। तो तात्पर्य कहने का मतलब है कि बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार भी भिन्नता व्यक्ति में देखने को मिलती है, यह एक समान नहीं होती है। अब मैं बात करूंगी आपका जो है सामाजिक भिन्नताएं, इनके बारे में बात करेंगे। सामाजिक भिन्नताएं क्या हैं? कुछ व्यक्ति बड़े जल्द ही मित्र बना लेते हैं, तो कुछ व्यक्ति जो है प्रयत्न करने पर भी मित्र नहीं बना पाते हैं। ये क्या है? ये सामाजिक भिन्नता है। समाज में रहकर व्यक्ति अलग अलग मतलब कार्य करता है, तो उसमें कहीं न कहीं एक समानता नहीं पाई जाती है। तो ये चीज़ें सब व्यक्ति के अंदर नहीं होता है कि कोई जल्दी से समाज में अपना जो है प्रतिष्ठाएं, अपना सम्मान बना ले, या कि कोई भी कार्य समाज के अनुरूप जो है करे। ये क्षमताएं सब व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, ये अलग अलग होती है। तो ये भी हम देख लेते हैं सामाजिक भिन्नताएं। क्या है सामाजिक भिन्नताएं? भिन्नताएं सामाजिक भिन्नताओं के बारे में बात करेंगे। जैसा हमने कहा ना कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में, ये सामाजिक रूप से भी अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मित्र बनाने में सामाजिक रूप से वह मित्र बनाने में कुशल होता है। दूसरी चीज़, वह कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे वह मित्र बनाने की कोशिश भी करता है, तो लोग उससे दूर भागते हैं, वह मित्र नहीं बना पाता है। और कई कलाएं होती हैं जो व्यक्ति के अंदर समाज में देखने को प्राप्त होती है। इस प्रकार से भी हमें सामाजिक रूप से व्यक्ति में भिन्नताएं देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे नैतिक भिन्नताएं। नैतिक भिन्नताओं के बारे में बात करेंगे कि नैतिक भिन्नताएं क्या हैं। चौथा हमारा क्या है? नैतिक भिन्नताएं। नैतिक भिन्नताएं, नैतिक विभिन्नताएं नैतिक भिन्नताएं, इनके आधार पर हमें नैतिक भिन्नता के आधार पर अगर हम देखें तो समाज में भी हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं नैतिक, अनैतिक। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनके नैतिक व्यवहार होता है समाज में और अपने नैतिक आचरण को प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नैतिक व्यवहारों के अनुसार अपने कार्य को सफल बनाते हैं, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति होते हैं अलग अलग होते हैं। सबका नैतिक व्यवहार एक जैसा नहीं होता है, सबका व्यवहार एक जैसे और एक तरह से उठने बैठने बातचीत करने का जो ढंग होता है एक जैसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें समाज में नैतिक भिन्नताओं के आधार पर भी व्यक्ति हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो ये हमारा चौथा भिन्नता थी। और पांचवा हमारा है सांस्कृतिक भिन्नताएं। पांचवा क्या है हमारा? सांस्कृतिक भिन्नताएं। सांस्कृतिक सांस्कृतिक भिन्नताएं हमें सांस्कृतिक भिन्नताओं के बारे में बताएंगे कि देखिए हर देश की जो सांस्कृतिक होती है
देश में अलग अलग सबकी संस्कृति होती है। भारत देश की अलग संस्कृति है, किसी और देश की मान लीजिए अमेरिका की अलग संस्कृति है, वहाँ की अलग सभ्यता है। तो उसके आधार पर भी हमें देश में अलग अलग देश में देखने को भिन्नताएं मिलती हैं। इसके आधार पर व्यक्ति जो है अपने देश में होने वाले सांस्कृतिक भिन्नताओं में व्यक्ति जैसे किसी विद्यालय में प्रोग्राम होता है और जो भी चीज़ें देश में या राष्ट्र के प्रति कार्य होता है, तो उसमें भी हमें सांस्कृतिक रूप से जो बालक बालिकाएं होते हैं प्रोग्राम लेते हैं या कोई कला प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें भी हमें व्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सबका प्रदर्शन करने का ढंग अलग होता है। तो हर तरीके से हमें कहीं न कहीं व्यक्ति में ये विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब हमारा है धार्मिक भिन्नताएं। धार्मिक भिन्नताएं मतलब इसके भी आधार पर हमें अपने जो है अलग अलग धर्म होते हैं, सब अब एक जाति के नहीं होते हैं। हर देश में अलग अलग जातियां बनाई गई हैं, अलग अलग धर्म बनाए गए हैं। उस धर्म के धार्मिक आधार पर लोगों में भिन्नता देखने को मिलती है। धार्मिक विभिन्नताएं धार्मिक रूप से जो है समाज में हमको जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे हमारे देश में 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया है, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए और वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो इनके आधार पर हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। इन चारों वर्णों के आधार पर व्यक्ति का अपना कार्य बांटा गया है, कार्य सौंपा गया है। जैसे ब्राह्मण हैं तो उनका धर्म क्या है कि पूजा पाठ कराना और जो है कथा कहना, उनकी वही रोजगार होता है। उसी के रोजगार के आधार पर जो है अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। तो हर वर्ग का अपना अपना रोजगार, अपना अपना कार्य बांटा गया है। तो वो धार्मिक आधार पर भी हमारे देश में भिन्नता देखने को मिलती है। अब हम जो है आगे बात करेंगे आपके व्यक्तित्व भिन्नताओं के महत्व के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ कल्पना के बारे में हम बताएंगे। जैसा आप लोगों ने देखा कि हम अगले जो अभी पिछला हमने जो बताया आपको भिन्नताएं, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से और धार्मिक रूप से, ये विभिन्नताएं जो है व्यक्तियों में देखने को मिलता है। अब मैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारक के बारे में बात करेंगे कि ये व्यक्तित्व भिन्नताओं के कारक क्या हैं। 2 कारक होते हैं प्रभावित करने वाले। व्यक्तित्व भिन्नताओं को मूलतः 2 बातें प्रभावित करती हैं। पहला क्या होता है, आनुवंशिकता होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, वातावरण होता है। इनके आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। आनुवंशिकता एवं व्यक्तित्व भिन्नताएं क्या है? पहली हेडिंग आनुवंशिकता। आनुवंशिकता एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं व्यक्तित्व भिन्नताएं
आनुवंशिकताएं, हम इनके आधार पर अध्ययन करेंगे कि आनुवंशिकता क्या है। पहले हम आनुवंशिकता को समझेंगे कि आनुवंशिकता है क्या। देखो, आनुवंशिकता क्या है, एक लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बालकों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि व्यक्तित्व या व्यक्तित्व भिन्नताएं हैं। इनके आधार पर हम व्यक्तित्व भिन्नताओं का उनके लक्षण के बारे में बात करेंगे। इनके आधार पर क्या होता है कि व्यक्ति, जो माता पिता जिन बच्चों को जन्म देते हैं, क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड निरंतर चलता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो वो आनुवंशिकता के आधार पर हमें व्यक्तिगत भिन्नताएं या व्यक्तित्व भिन्नताएं देखने को समाज में मिलती है। इसमें क्या होता है कि रूप, रंग, बुद्धि, इच्छा, रुचि आदि चीज़ों का हमें आनुवंशिकता रूप से भिन्नताएं देखने को मिलती है। इस आधार पर क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर के जितने भी लक्षण होते हैं वो सब व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। हमने पहले बताया ना कि एक ही माता पिता के कई बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट, बौद्धिक क्षमता का विकास, सामाजिक व्यवहार, उनकी नैतिक आचरण व्यवहार, इन सब में अलग अलग हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। सभी का एक जैसा नहीं होता है। तो ये होता है कि आनुवंशिकता में व्यक्तित्व भिन्नता, जैसे माता पिता हो गए, माता पिता के बच्चे जो होते हैं, जो मतलब उनके माता पिता का जो लक्षण होता है कभी कभी बच्चों में देखने को मिलता है। माता क्या होता है कि लड़कियां होती हैं तो पिता के चेहरे पर जाती हैं, और लड़के होते तो माता के चेहरे पर जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमें आनुवंशिकता के आधार पर ही भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। दूसरा आधार हम ये देखेंगे कि वातावरण है। दूसरा आधार हमारा क्या है, वातावरण है। इनके आधार पर भी हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे माता पिता, दादा दादी, घर में अनेक लोग हैं, उनके जो है रूप में बच्चे का जन्म होता है, किसी को भी चेहरा मिल जाता है, रंग मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें व्यक्तित्व भिन्नताओं के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वातावरण के आधार पर या वातावरण एवं व्यक्तित्व भिन्नताएं। दूसरा है वातावरण तथा व्यक्तित्व विभिन्नताएं इनके आधार पर हम देखेंगे। वातावरण के आधार पर भी व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं। इसके आधार पर क्या है, शारीरिक और बौद्धिक भिन्नताओं के अतिरिक्त जो सामाजिक वातावरण होता है, सामाजिक और संवेगात्मक, नैतिक, धार्मिक प्रकार से भी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे वातावरण हमने कहा ना कि शारीरिक और बौद्धिक के अलावा जो है सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, धार्मिक रूप से भी हमें विभिन्नताएं देखने को जो है मिलती है। इस प्रकार में देखा जाए तो हम जैसे होता है कि उन पर वातावरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जैसे बालकों में जिस वातावरण में बच्चे, जिन परिस्थितियों में बच्चों को पाला जाता है, उनको जिन वातावरण में रखा जाता है, उसी के अनुसार बच्चे धीरे धीरे उसी वातावरण में ढलने लगते हैं। वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के परंपराएं, वहाँ का समाज, वहाँ का उठना बैठना, उन तौर तरीकों से जीने की आदत उनकी हो जाती है। तो इस प्रकार से भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब शहर के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं कि शहर में अगर बच्चे को रखा जाए तो उसके और गांव के बच्चों में उसके वातावरण में
दोनों में अंतर देखने को मिलता है। वो भाषाई रूप से भी अंतर हमें देखने को मिलता है, सामाजिक रूप से उठने बैठने बातचीत करने का ढंग मिलता है। मतलब सारी चीज़ें जितनी भी एक्टिविटी होती है इन दोनों में वातावरण के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नताएं देखने को समाज में मिलती है। क्योंकि शहर के अकॉर्डिंग मतलब देहात के अकॉर्डिंग शहर में बच्चे का जो पालन पोषण और जो शिक्षा दीक्षा होता है वह बहुत ही उच्च स्तर पर होता है। और अगर हम देखें तो उतनी गांव में बच्चों को वो शिक्षा उच्च स्तर की नहीं दी जा सकती या नहीं दे पाते हैं माता पिता। कुछ तो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो अनपढ़ होते हैं, नहीं माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं, उन पर विशेष ध्यान नहीं दे सकते हैं, उनकी नैतिक आचरण उनके व्यवहार को बिल्कुल मान्यताएं नहीं देते हैं, न तो उस पर केयर करते हैं। तो इस वजह से बच्चों में कई ऐसी लापरवाहियाँ, कई ऐसी जो है एक्टिविटी वातावरण के दायरे में आ जाता है, जिससे कि बच्चे का नैतिक धार्मिक और सामाजिक रूप से वह विभिन्नताएं उनमें देखने को मिलने लगती। और वहीं अगर मैं शहरीकरण की बात करूं तो उनमें अगर बच्चों को रखा जाता है तो उनमें क्या होता है, केयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को बचपन से ही उस माहौल में रखा जाता है, उनके अंदर संस्कार होना, बड़ों से छोटों से कैसे बात किया जाता है और कैसे उनको उनके साथ व्यवहार किया जाता है और हमें किससे कितने अच्छे से बात करना चाहिए, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे स्कूल में, ये सारी चीज़ें जो है शहरीकरण में अगर शहर के बच्चों में देखा जाए तो माता पिता उन पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को एक अच्छा सामाजिक और नागरिक बनाना है, जिससे देश और राष्ट्र के कार्य में वो अपने आप को अपनी सहभागिता दे सकें। तो इस प्रकार से हम वातावरण के आधार पर भी व्यक्तित्व भिन्नता देखने को मिलती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी में बताएंगे कि व्यक्तित्व भिन्नताओं का महत्व क्या है। ठीक, अभी तो हमने बता दिया कि कारक कितने होते हैं, दो होते हैं, एक आनुवंशिकता होती है और एक वातावरण होती है। तो आनुवंशिकता के आधार पर भी भिन्नता देखने को मिलती है और वातावरण के आधार पर भी हमें व्यक्तित्व भिन्नता देखने को मिलती है। अब मैं इसके महत्व के बारे में बताऊंगी कि व्यक्तित्व भिन्नता की महत्व क्या है। अगले वीडियो में हम आपको महत्व के बारे में बताएंगे। अब आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमको आप बताइएगा, और अगर कहीं से त्रुटि हो तो उसे आप ज़रूर कमेंट करिए, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।